अस्सलाम वालेकुम सर, दिस इज़ सलमान शमसी और मैं रेस के प्लेटफॉर्म से ही वीडियो बना रहा हूँ एक। और इस वीडियो का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव, जो बेसिक पर्पस है, वो है हमारा कैफ 3 बिजनेस लॉ का एक एरिया ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। सर, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपना अगर कुछ इंट्रोडक्शन दूँ तो माय नेम इज़ सलमान शमसी और मैं एक सीए फाइनेंस का एक स्टूडेंट हूँ। और इसके अलावा वीडियो बनाने का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव था, जो बेसिक पर्पस था, वो ये था कि हमारा कैफ 3 बिजनेस लॉ का जो एक एरिया है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो कि एग्जामिनर का एक मोस्ट फेवरेट एरिया रहा भी है और है भी, और उम्मीद है कि रहेगा भी, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे आपको मल्टीपल क्वेश्चंस मिलते हैं और काफ़ी सारे मल्टीपल तरह के जो एरियाज वो टेस्ट कर सकता है। तो बेसिकली इस वीडियो का मेरा ऑब्जेक्टिव था कि उसका जो बेस है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की अगर हम बात करें तो उसकी बेस है अगर, तो वो है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। तो उसकी मैं कुछ अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकूं, अपने तौर पर कोशिश करता हूं कि उसके बारे में कुछ नॉलेज जो हम डिलीवर कर सकते हैं अपने इस प्लेटफॉर्म से, ताकि स्टूडेंट्स की हेल्प हो उससे और एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। सर, हमारा तरीका क्या होगा? सर, तरीका ये होगा कि हम स्ट्रेट एक्स से लेकर चलेंगे। स्ट्रेट एक्स को ही हम अपनी बेस बनाएंगे, क्योंकि अक्सर 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 मैंने ये देखा है, स्टूडेंट्स ये सवाल करते हुए नज़र आते हैं कि, बल्कि मैं भी इस चीज़ में कंफ्यूज रहा हूँ कुछ टाइम, कि सर हम लॉ के लिए कौन सी बुक को रेफ़र करें। सर, आप हर तरह की बुक रेफ़र कर सकते हैं, लेकिन जो मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू रहा है, और मैंने भी अपने जब मैं स्टडी कर रहा था कैफ 3, तो मैंने भी यही एक प्रैक्टिस रखी थी कि मेरा जो बेसिक जो टारगेट होता था ना, वो यही होता था कि सबसे पहले तो मैं स्टेट टैक्स को अपना बेस बनाता था। सर, वजह क्या है? सर, वजह ये है कि स्टेट टैक्स इज़ द बाइबल ऑफ द एग्जामिनर। एग्जामिनर आपका जो किताब खोल रहा है, जिससे पेपर बना रहा है, जिसकी एग्जाम्पल्स को ही क्वेश्चंस में डाल रहा है क्वेश्चन पेपर में, क्यों ना हम वो किताब सबसे पहले पढ़ें, उसके बाद आप रेफर करते रहें जो भी किताब रेफर करनी है। तो सर, इसी बात को बेस बनाते हुए अगर हम चलेंगे तो हमारा जो बेसिक ऑब्जेक्टिव होगा वो ये होगा कि हम स्टडी टेक्स्ट से ही चीज़ों को पढ़ें, उसको समझें और उसकी कुछ अंडरस्टैंडिंग्स लें एग्जाम्पल्स के थ्रू। एग्जाम्पल्स कुछ स्टडी टेक्स्ट में भी दी हुई हैं, कुछ हम अपनी भी बनाएंगे, और एग्जाम्पल्स से चीज़ों को बिल्कुल सिंपल और ग्रास रूट लेवल से लेकर चलेंगे, बिल्कुल सिंपल। एकदम हम प्रोफेशनल वर्ड्स या लॉ की लैंग्वेज यूज़ नहीं करेंगे, करेंगे आगे जाके करेंगे, लेकिन अभी जो बिल्कुल एक लेमैन लैंग्वेज होती है ना, हम बिल्कुल, हमारा ऑब्जेक्टिव ये होगा कि हम उस लैंग्वेज से लेकर चलें, ताकि एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो और इस वीडियो का जो बेसिक पर्पज़ है वो अचीव हो जाए। सर, ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगाते, हम स्टार्ट करते हैं ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। सर, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस स्टार्ट करने से पहले अगर हम कुछ हमें अगर कुछ समझना चाहिए, वो ये समझना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, इसमें बेसिकली जो वर्ड आ रहा है ना, कॉन्ट्रैक्ट, सर उसकी बेस ऑफर और एक्सेप्टेंस ही है। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आप कर रहे हो किसी से भी, वो होता है इन्फोर्सेबल बाय लॉ, जो कि एक एग्रीमेंट होता है। एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। सर, एग्रीमेंट क्या है? सर, एग्रीमेंट है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। जब ऑफर हो जाए किसी चीज़ की और एक्सेप्ट हो जाए वो ऑफर, ऑफर भी हो जाए और एक्सेप्टेंस भी हो जाए उसी ऑफर की, सर दिस इज कॉल्ड दी एग्रीमेंट। तो ये तो एक ब्रीफ आइडिया हो गया, बर्ड्स आई व्यू हम कह सकते हैं इसको, कि कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए ज़रूरी है एग्रीमेंट और एग्रीमेंट बनाने के लिए ज़रूरी है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। सर, ये कहाँ लिखा हुआ स्टेट एक्ट में? सर, दिखा देते हैं बिल्कुल। सर, ये स्टेट एक्ट हमारा आ गया, और सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में लिखा हुआ है, एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है। सर, एग्रीमेंट के अंदर आती है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। तो सर, हमारा जो ग्रास रूट लेवल होगा वो बिल्कुल होगा ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। उसके बाद हम आएंगे एग्रीमेंट पर, फिर हम आएंगे इन्फोर्सिबिलिटी पर, फिर हम आएंगे लीगल ऑब्लिगेशन पर, फिर वो जाकर बनेगा एक आपका पूरा कॉन्ट्रैक्ट। सर, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस में सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं ऑफर को। सर, ऑफर की डेफिनेशन क्या है? अच्छा सर, एक चीज़ आप जहन में रखिएगा, ये जो बॉक्स में डेफिनेशन होती हैं,
ये बिल्कुल आपके लॉ की वर्डिंग है, इसको तो आपने बिल्कुल याद करके जाना है, बिल्कुल वर्ड टू वर्ड। अच्छा जी, इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है? व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू or to abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other person or या फिर that other to such act or abstinence, he is said to make a proposal। सर ऑफर को आप प्रपोजल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन में कहना क्या चाह रहा है सर? ये कहना चाह रहा है जब एक शख्स व्हेन वन पर्सन अपनी कोई विलिंगनेस शो करता है दूसरे पर्सन को एक काम करने के लिए या ना करने के लिए कि ये काम करो आप या ना करो, ठीक है। और उसमें व्यू क्या होता है उसका कि सामने वाले की एसेंट ले ले वो काम करने के लिए या ना करने के लिए। सर बड़ी मुश्किल बात कर रहे हैं, इसको एग्जाम्पल से समझें। सर बिल्कुल समझाते हैं एग्जाम्पल से। सर बिल्कुल अगर हम बेसिक एग्जाम्पल की बात करें ना तो हमारे पास एक एग्जाम्पल आ जाती है, एक सेकेंड जी। तो अगर एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं सर, ऑफर क्या होती है? एग्जाम्पल नंबर 1, मिस्टर ए। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए, सर मिस्टर ए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है और इनके पास कई तरह की गाड़ियां हैं। फॉर एग्जाम्पल कई तरह की गाड़ियां हैं, उसमें इनके पास एक गाड़ी होती है जो कि होती है बिल्कुल अनयूज्ड, जो कि इनके यूज में नहीं होती है, साइड पर खड़ी होती है क्योंकि उनके पास और भी गाड़ियां वो यूज कर रहे हैं। एक दिन मिस्टर ए ऐसी सोचते हैं कि क्यों ना सर इस गाड़ी को, ये जो आपकी खड़ी हुई है बिल्कुल अनयूज्ड गाड़ी, क्यों ना हम इसको बेच दें, ठीक है। अच्छा, इनके एक फ्रेंड होते हैं मिस्टर बी। मिस्टर बी को सर गाड़ियों का बड़ा शौक होता है। उन्होंने कहा हुआ भी होता है मिस्टर ए से कि अगर आप अपनी कोई गाड़ी सेल करें तो प्लीज प्लीज मुझसे कांटेक्ट करिएगा सबसे पहले। सर इसी बात का आइडिया उनको आता है मिस्टर ए को, और वो क्या करते हैं सबसे पहले जाते हैं मिस्टर बी के पास और पूछते हैं मिस्टर बी क्या आप मेरी गाड़ी 25 मिलियन में खरीदने में इंटरेस्टेड हो? सर ये जो पूछा मिस्टर ए ने मिस्टर बी से, ये क्या है सर? ये ऑफर है बेसिकली, ये होती है आपकी ऑफर। सर इसको डेफिनेशन से समझते हैं। सर डेफिनेशन में लिखा होता है व्हेन वन पर्सन मतलब मिस्टर ए सिग्निफाइज टू अनदर, यानी कि वन पर्सन मिस्टर ए सिग्निफाइज टू अनदर कौन है यहाँ पर? मिस्टर बी। हिज विलिंगनेस यानी कि मिस्टर ए की विलिंगनेस, यानी कि उनकी एक डिजायर के गाड़ी को सेल करने, टू डू और टू एब्सटेन। एब्सटेन का वर्ड हम आगे जाके समझेंगे, ठीक है। टू डू फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, ये एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग टू डू एनीथिंग, यानी कि मिस्टर ए यहाँ पर अपनी विलिंगनेस शो कर रहा है मिस्टर बी को अपनी गाड़ी बेचने की, with a view to obtaining the assent of that other person to such act or abstinence। सर इसमें मिस्टर ए का व्यू क्या था? बेसिकली मिस्टर ए का व्यू यही था और उनकी जो एक डिजायर थी वो यही थी और पर्पस यही था कि मिस्टर बी को वो अपनी गाड़ी सेल करें। तो उनका व्यू यही है इसमें कि अपनी गाड़ी सेल करें, ठीक है। तो हमारी डेफिनेशन यहाँ से बिल्कुल कैटर हो जाती है कि मिस्टर ए यहाँ पर अपनी गाड़ी सेल करने के लिए मिस्टर बी को एक ऑफर दे रहे हैं। दोबारा आते हैं सर एग्जाम्पल के ऊपर। सर दोबारा से समझते हैं। सर मिस्टर ए हैज़ अ कार। सर मिस्टर ए के पास एक गाड़ी थी, वो जाते हैं मिस्टर बी के पास और पूछते हैं क्या आप मेरी गाड़ी खरीदने पर इंटरेस्टेड हो 25 मिलियन में? ये क्या है? ये हो गई ऑफर। सर मिस्टर बी सोचते हैं और कहते हैं कि गाड़ी तो अच्छी है सर, खरीद लेनी चाहिए। मिस्टर बी इनको जवाब देते हैं श्योर, बिल्कुल मैं इंटरेस्टेड हूँ। सर ये क्या हो गई? ये हो गई एक्सेप्टेंस। सर एक्सेप्टेंस हम आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन इसका एक ब्रीफ ओवरव्यू, बर्ड्स आई व्यू अगर आप कहें तो यहाँ पर आपको मिल गया है कि एक्सेप्टेंस होती क्या है। सर एक और एग्जांपल से समझते हैं इसको, बिल्कुल बेसिक। सर एग्जांपल नंबर 2 सर, ये है मिस्टर डेविड। सर मिस्टर डेविड के पास होता है एक लैपटॉप, लैपटॉप भी दिखा देना सर, ये वाला लैपटॉप है। अच्छा सर मिस्टर डेविड के एक फ्रेंड होते हैं मिस्टर ऑर्थर। मिस्टर ऑर्थर वॉज द फॉन्ड ऑफ लैपटॉप्स। इनके पास काफ़ी सारे लैपटॉप्स होते हैं। ये बात मिस्टर डेविड को पता होती है।
सर एक दिन मिस्टर डेविड सोचते हैं कि मैं क्यों ना अपना ये लैपटॉप सेल कर दूं, और जब सेल करना है तो सबसे पहले वो अपने फ्रेंड से पूछते हैं, क्या आप मेरा ये लैपटॉप $500 में खरीदने में इंटरेस्टेड हो? सर व्हाट इज दिस? सर ये है ऑफर। सर ये बिल्कुल एक ग्रास रूट लेवल से आपको एग्जांपल मैंने दी है, जो कि आप अपनी डेली लाइफ में भी आप देख सकते हो कि आप कोई भी चीज़ परचेज करने जाते हो मार्ट में या सुपर स्टोर में, तो इसी तरह से ही हम एक ऑफ़र दे रहे होते हैं या शॉपकीपर हमें ऑफ़र दे रहा होता है। सर इसमें क्या होता है, मिस्टर ऑर्थर इनको बोलते हैं बिल्कुल मैं ख़रीदने में इंटरेस्टेड हूँ। ये क्या हो गई? ये हो गई एक्सेप्टेंस। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक्सेप्टेंस हम आगे जाके पढ़ेंगे। अभी हम ऑफ़र को लेकर चल रहे हैं, लेकिन एक बर्ड्स आई व्यू देने के लिए इस पूरी एग्जाम्पल का मैंने एक्सेप्टेंस इसमें डाल दिया। सर ये हमारी हो गई बेसिकली 2 एग्जाम्पल्स। अब हमें ये तो समझ आ गया सर ऑफ़र होती क्या है। सर एक लफ्ज़ वहाँ पर आ रहा था, अगर हम डेफिनेशन पे दोबारा जाएं तो हमारे पास एक लफ्ज़ आ रहा था, टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। सर टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, सर एब्सटेन का क्या मतलब है? सर एब्सटेन का मतलब है कि ये चीज़ हमें नहीं करनी। सर एब्सटेन का मतलब अगेन कि ये चीज़ हमें नहीं करनी या किसी चीज़ को करने से रोकना। सर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस में किसी चीज़ को करने से रोक कैसे सकते हैं? सर ऑफर तो यही होती है ना कि क्या ये चीज़ खरीदोगे, क्या ये काम करोगे? नहीं सर, बिल्कुल इसके बरक्स ये भी हो सकती है ऑफर कि ये काम आप करने से रुक जाओ। कोई भी लीगल थिंग, कोई भी लॉफुल थिंग आप करने से सामने वाले को रोक भी सकते हो। सर अब इस एब्सटेन की एग्जाम्पल को समझते हैं। सर फॉर एग्जाम्पल ये है एग्जाम्पल नंबर 3। सर एक होता है मिस्टर ए। सर मिस्टर ए बेसिकली इज ए स्टूडेंट ऑफ कैफ। सर कैफ स्टूडेंट है, आपको पता है सीए के स्टूडेंट की लाइफ कैसी होती है, एवरी टाइम विद द बुक्स। सर मिस्टर ए अपने स्टडी में हर वक्त बिजी रहते हैं और वो अपनी स्टडी ही करते रहते हैं। क्या होता है सर, अगले ही मंथ मिस्टर ए के एग्जाम्स होते हैं, मार्च अटैम्प के या सितंबर अटैम्प के, वट एवर, और वो अपनी स्टडी में बिजी होते हैं। लेकिन मिस्टर ए के घर के सामने एक फैक्ट्री होती है जो कि कंस्ट्रक्ट हो रही होती है, अंडर कंस्ट्रक्शन होती है। सर आपको पता है जब एक फैक्ट्री अंडर कंस्ट्रक्शन हो तो कितना शोर और उसकी आवाज़ें होती हैं, क्योंकि वहाँ पर लेबर काम कर रही होती है। उससे क्या होता है सर, बेसिकली मिस्टर ए जो है ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे होते हैं और उनको लगता है कि मेरी पढ़ाई बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है। सर मिस्टर ए क्या करते हैं, मिस्टर ए जाते हैं और मीटिंग करते हैं एक जो वो फैक्ट्री होती है जो अंडर कंस्ट्रक्शन होती है उसके ऑनर से, और कहते हैं कि सर ऐसी ऐसी बात है और आप ये जो फैक्ट्री कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो इससे मेरी पढ़ाई बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है और मेरे घर में शोर आ रहा है। सर ऑनर बहुत अच्छा इंसान होता है, वो कहता है कि मैं आपकी इसमें क्या मदद कर सकता हूँ। मिस्टर ए कहते हैं सर आप इस काम को रोक दें, एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, यहाँ पर आ गया एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, इस काम को रोक दें, अगले महीने तक मेरे एग्जाम्स हैं, काइंडली रोक दें। सर ऑनर कहता है मैं इस काम को नहीं रोक सकता क्योंकि मैंने इस काम के एडवांस पेमेंट की हुई लेबर्स को, वर्कर्स को। अगर मैंने ये काम रोक दिया तो मेरे पैसे ज़ाया हो जाएंगे। मिस्टर ए कहते हैं सर आपने कितनी पेमेंट की हुई है? तो वो ऑनर कहता है कि सर मैंने फॉर एग्जांपल $100 पेमेंट की हुई। मिस्टर ए सोचते हैं कि क्या $100 मेरी अटैम्प्ट से ज़्यादा बढ़कर है? मिस्टर ए को अंदर से एक आवाज़ आती है नहीं। मिस्टर ए सोचते हैं यार मेरी अटैम्प्ट इज़ मोर इम्पोर्टेंट, मेरी पढ़ाई इज़ मोर इम्पोर्टेंट रादर देन $100। वो कहते हैं ठीक है सर आप मुझसे $100 ले लें, लेकिन इस काम को 1 महीने तक रोक दें और काइंडली मुझे सुकून से पढ़ने दें। ऑनर सर राज़ी हो जाता है इस बात पर और वो इस काम को रोक देता है। इस एग्जाम्पल में क्या होता है, इस एग्जाम्पल में सर मिस्टर ए ऑनर को एक काम करने से रोक रहे हैं जो कि है टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। सर मुझे लगता है, आई होप कि हम यहाँ पर जो एक लफ्ज़ आ रहा था डेफिनेशन में, मैंने रुकवाया था आपको, ये लफ्ज़ टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, ये क्लियर हो गया। चलें सर आगे बढ़ते हैं। अब जो है ऑफ़र के कुछ एसेंशियल्स होते हैं। सर ऑफ़र के एसेंशियल्स हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और इसमें कुछ एग्जांपल्स होंगी
जो कि स्ट्रेट एक्स में है। कुछ एग्जांपल्स हम अपनी डिस्कस करेंगे और अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हुए चले जाएंगे। सर एक लाइन से ज़्यादा की नहीं है ये एसेंशियल्स, तो तेज़ी के साथ लेकर चलते हैं। सर सबसे पहला बेसिक जो हमारा एसेंशियल है वो ये है कि ऑफ़र जब भी वैलिड होगी कि कम से कम 2 बंदे हों सर, एक ऑफ़र देने वाला और एक ऑफ़र रिसीव करने वाला, यानी कि एक ऑफरर और दूसरा ऑफरी। वैलिड फॉर अ वैलिड ऑफर देयर नीड्स टू बी 2 पर्सन। A person cannot make an offer to himself. The person making the proposal is called the offerer, and the person to whom the offer is made is called the offeree. सर बेसिक सी बात है कि कम से कम 2 बंदे हों, एक ऑफर दे रहा हो दूसरा ऑफर रिसीव कर रहा हो। सर आगे बढ़ते हैं। सर्टेन एंड डेफिनेट। सर इसका मतलब क्या है सर? अ वैलिड ऑफर इज वन विच इज सर्टेन एंड डेफिनेट। नो कॉन्ट्रैक्ट कैन कम इनटू एग्जिस्टेंस इफ द ऑफर इज अनसर्टेन। सर सर्टेन एंड डेफिनेट से क्या मुराद है? सर सर्टेन एंड डेफिनेट से ये मुराद है कि ऑफर जब दी जा रही हो तो वो कोई वेग वर्ड्स ना हो, उसमें कोई ऐसी पॉसिबिलिटी ना हो जो कि आपकी मतलब बिल्कुल एक वेग हो, उसमें कोई कॉन्क्रीटीनेस वाला एलिमेंट ना हो, उसमें आपका कंप्लीटनेस वाला एलिमेंट ना हो, ऐसी बात ना हो। फॉर एग्जाम्पल सर इसको समझते हैं। सलमान परचेज्ड अ हॉर्स फ्रॉम इरफान एंड प्रॉमिस्ड टू बाय अनदर इफ द फर्स्ट वन proves lucky. Salman refused to buy the second horse. Irfan could not enforce the agreement, it being the loss and the wake. सर इसमें मिस्टर सलमान एक हॉर्स परचेज कर रहे थे मिस्टर इरफान से, और वो कहते हैं कि अगर फर्स्ट वन, अगर ये वाला हॉर्स मेरा लकी रहा तो मैं दूसरा भी ख़रीद लूँगा। तो सर ये बिल्कुल वेग है ऑफ़र कि इसमें दूसरे हॉर्स के लिए ये बिल्कुल वेग है, क्योंकि इसमें जो कंडीशनल है वो है कि फर्स्ट वन प्रूव टू बी लकी। सर इसमें कोई कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन आपकी नहीं आ रही है और ना ही ये कोई कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, क्योंकि बिल्कुल वेग है। सर इसको एक और एग्जाम्पल से समझते हैं, जो कि हमारी अपनी एग्जाम्पल है। उसको अगर बेसिक एग्जाम्पल से हम समझने जाएँ तो सर मिस्टर ए होते हैं। मिस्टर ए एक दिन उनको लगता है कि आज बारिश होने वाली है, इट इज़ गोइंग टू बी रेनिंग टुनाइट। सर मिस्टर ए जाते हैं एक अम्ब्रेला शॉप पर और वहाँ पर जाकर कहते हैं कि मैं अम्ब्रेला ख़रीदूँगा अगर आज रात को बारिश हो गई तो। सर क्या ये ऑफ़र आपको नहीं लग रहा कि बिल्कुल वेग ऑफ़र है? क्या आपको नहीं लग रहा कि इस ऑफ़र में कोई मतलब बिल्कुल एक तरह से वेग ऑफ़र है, कोई सर्टेनिटी नहीं है इसमें कि मतलब आज रात को बारिश हो गई तो मैं ये ख़रीद लूँगा ऑफ़र, अम्ब्रेला। सो इस तरह की जो ऑफ़र्स होती हैं सर, ये आपका एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट या वैलिड एग्रीमेंट नहीं बना रही होती। ये बेसिकली इसमें एसेंशियल्स की मिसिंग होती है। सर हमारी ये एग्जांपल हो गई। इसके बाद चलते हैं दूसरे एसेंशियल की तरफ। इसमें है हमारे पास कॉन्ट्रेक्चुअल इंटेंशन। एन ऑफर मस्ट बी मेड विद एन इंटेंशन टू क्रिएट अ कॉन्ट्रैक्ट। सर बेसिक सी बात है कि जब आप अगले को ऑफर दे रहे हो तो आपकी बेसिकली इंटेंशन यही होनी चाहिए कि आप एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करो, एक एग्रीमेंट क्रिएट करो। फॉर एग्जाम्पल आदिल इन्वाइट्स बाबर टू डिनर, इट डज नॉट क्रिएट लीगल रिलेशन, सो देयर इज नो वैलिड ऑफर। सर आप अपने किसी फ्रेंड को डिनर पे, लंच पे, ब्रेकफास्ट पे, किसी पे भी सुपर पे इन्वाइट कर रहे हो, सर ये कोई एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है सर, ये ऑफर नहीं है। सही। Sir, three friends agreed to enter a newspaper competition and share any winning. It was held that they intended to create a legal relation, so there was a contract. Sir, यहाँ पर इस एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि एक बिल्कुल बेसिक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो रहा है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो रहा है। इसकी वजह ये है कि इसमें इंटेंशन है कि वो जो भी विनिंग्स होंगी उसको शेयर कर रहे होंगे, एक ही इंटेंशन है उनकी। लेकिन अगर आप किसी को इनवाइट कर रहे हो डिनर पर या लंच पर सर, दिस डज नॉट क्रिएट एनी इंटेंशन सर, और कोई लीगल इसमें इन्फोर्सिबिलिटी नहीं होती है। सर आगे बढ़ते हैं। सर कम्युनिकेशन। द ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। भाई ऑफर कर रहे हो तो कम से कम ऑफरी को पता होनी चाहिए। कोई ऑफर ऐसी नहीं हो सकती जिसमें ऑफरी अननोन हो। The communication is complete when it comes to the knowledge of the person to whom it is made. सर ऑफरी को कब कम्युनिकेट हो जाएगी ऑफर? सर जब उसकी नॉलेज में ये बात आ जाएगी, ना कि जब के ऑफरर ने ये बात कह दी हो या सेंड कर दी हो अपने पार्ट पर। सर इन केस एन ऑफर इज मेड बाय द पोस्ट। सर व्हाट इफ के अगर ऑफरर ने एक सर खत लिखा है, एक चिट्ठी लिखी है, एक लेटर लिखा है, एक पोस्ट के जरिए वो ऑफर भेज रहा है, इट्स कम्युनिकेशन विल कंप्लीट व्हेन द लेटर रीचेज द ऑफरी। An offer can be made by words spoken or written or through conduct of the person. सर क्या मतलब है? सर मतलब ये है कि ऑफर जब आप कर रहे हो तो ज़रूरी है कि वो कम्युनिकेट हो जाए ऑफरी को। सर ऑफर कब कम्युनिकेट होती है ऑफरी को? सर जब कम्युनिकेट होती है जब उसकी नॉलेज में ये बात आ जाए।
ये ऑफर किस तरीके से हो सकती है सर? दो तरह से हो सकती है, या तो वर्ड्स के जरिए स्पोकन आप मतलब बिल्कुल वर्बल ऑफर दे दो। दूसरी ऑफर किस तरह से हो सकती है सर? दूसरी ऑफर इस तरह से हो सकती है कि आप पोस्ट के जरिए से ऑफर दे रहे हो। लाइक आपने कोई लेटर भेजा है, और लेटर जो आपने भेजा है तो उसकी कम्युनिकेशन जब कंप्लीट होगी, जब 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 वो लेटर ऑफरी के घर पे उसके ऑफिस में पहुंच जाएगा ना। अच्छा, इसमें आई कैप इस तरह का सवाल दे सकता है कि ऑफरर ने लेटर भेजा 1 जनवरी को, सर वो रिसीव हुआ कब? 10 जनवरी को, और ऑफरी साहब ने उस लेटर को पढ़ा 12 जनवरी को। तो इसमें आपकी ये बताएं कि ऑफ़र कब कम्युनिकेट हुई? सर जब कम्युनिकेट हुई, जब वो रीच हुआ उसके ऑफिस में, यानी कि 10 जनवरी को। सर इसकी एग्जांपल लेकर चलते हैं। मोहसिन सेज टू नूर दैट ही इज़ विलिंग टू सेल हिज मोटरसाइकिल टू हिम फॉर 20,000। दिस इज एन ऑफर कम्युनिकेटेड एक्सप्रेसली। सर इसकी एक और एग्जांपल है, बेसिक सी एग्जांपल है, ये आप पढ़ लीजिएगा। एक और हमने अपनी एग्जांपल अगर डिस्कस करें तो एक सेकंड सर। सर इसकी एक और एग्जांपल लेकर चलते हैं कम्युनिकेशन की। सर ये है मिस्टर ए। सर मिस्टर ए के पास थी एक विंटेज कार। सर विंटेज कार का बड़ा शौक था इनके पास। काफ़ी सारी गाड़ियाँ थी, उसमें एक विंटेज कार भी थी। तो मिस्टर ए सोचते हैं क्या क्या करें इस विंटेज कार का, क्यों ना इसको सेल कर दिया जाए। सर इनके एक फ्रेंड होते हैं मिस्टर बी, जो कि विंटेज कार के बड़े शौकीन होते हैं, फॉन्ड होते हैं। सर मिस्टर ए क्या करते हैं, उनको एक ख़त लिखते हैं, एक चिट्ठी लिखते हैं, एक लेटर लिखते हैं, और उस में कहते हैं क्या आप मेरी विंटेज कार ख़रीदने में इंटरेस्टेड हो? सर ये लेटर जो लिखते हैं वो सेंड करते हैं 1 जनवरी को, रिसीव होता है मिस्टर बी को 10 जनवरी को। सर इस ऑफर की कम्युनिकेशन कब हुई? सर इस ऑफर की कम्युनिकेशन जब हुई जब ये रिसीव हो रहा है 10 जनवरी को। इसी को एक स्टेप आगे लेकर चलते हैं। क्या अगर फॉर एग्जांपल मिस्टर बी इस लेटर को पढ़ते हैं 15 जनवरी को, सर तब कब हुई आपकी कम्युनिकेशन कंप्लीट कब हुई? सर बिल्कुल सर 10 जनवरी को ही हुई। क्या जब हो गई जब उन्होंने सेंड किया? नहीं। क्या जब हुई जब उन्होंने पढ़ा? नहीं। सर याद रखिएगा कि ऑफर की लेटर के थ्रू, पोस्ट के थ्रू कम्युनिकेशन कंप्लीट जब होती है जब वो पोस्ट ऑफरी को रिसीव हो जाए। सर ये सिंपल सी एक बात थी, आगे लेकर चलते हैं इसको। सर ऑफर के अगर हम और भी एसेंशियल्स देखें तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंसेंट, एन ऑफर मस्ट बी मेड विद अ व्यू टू ऑब्टेन द कंसेंट ऑफ द अदर पर्सन टू प्रपोज्ड एक्ट और एब्सटेनेंस। सर ऑफर लाजमी तौर पर जब ही देनी चाहिए जब आपकी एक कंसेंट हो, जो जो आपका एक व्यू हो कि सामने वाले की कंसेंट लेना है आपने, कि वो काम करना है या नहीं करना है। सर फॉर एग्जांपल जैसे हमने एग्जांपल 1 में डिस्कस किया था कि मिस्टर ए के पास एक गाड़ी थी और वो मिस्टर बी को सेल कर रहे थे। उसमें उनका व्यू क्या था सर? ऑब्जेक्टिव क्या था? यही था ना कि मिस्टर बी की कंसेंट लें, क्या वो गाड़ी खरीदने में इंटरेस्टेड है या नहीं है। तीसरी एग्जाम्पल में हमने क्या बात डिस्कस की थी, जिसमें मिस्टर ए के एग्जाम से और वो जाते हैं फैक्ट्री ऑनर के पास और वो कहते हैं कि आप अपनी कंस्ट्रक्शन कुछ टाइम के लिए डिले कर दें या रोक दें। उसमें उनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है सर? यही होता है कि मिस्टर ए का ऑब्जेक्टिव यही होता है कि वो फैक्ट्री ऑनर अपनी कंसेंट शो करे उस ऑफ़र के ऊपर। तो सर एक बेसिक सी बात है कि आपकी जो जब आप ऑफ़र दे रहे होगे तो वो ऑफ़र जब भी वैलिड होगी जब आपकी एक इंटेंशन हो कि सामने वाले की आपने कंसेंट लेनी है उस ऑफ़र के ऊपर, टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनी एक्ट। So एग्जाम्पल आई कैप की पढ़ लेते हैं। Mohsin says to Noor that he is willing to sell his motorcycle to him for rupees 20,000. Said this is an offer with a view to obtain the consent of the other person to proposed act of selling the motorcycle. इसमें मोहसिन साहब जो ऑफर दे रहे हैं तो उनकी एक इंटेंशन है, उनकी एक कह सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव है कि नूर साहब की कंसेंट लेना, क्या वो मोटरसाइकिल या मोटर बाइक खरीदने में इंटरेस्टेड हैं या नहीं। सर दूसरे एसेंशियल की तरफ मूव करते हैं। सर इसमें है कंडीशनल। एन ऑफर मे बी सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस। It is on the sole discretion of the person to whom such offer is made to either accept it or reject it. And a conditional offer lapse when condition is not accepted. सर ऑफर किसी चीज़ के ऊपर कंडीशनल भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक ऑफर दे रहा हूँ किसी को
कि अगर इसको बेसिक अल्फाज में समझते हैं सर, एक ऑफरी को ऑफर दे रहा है कि क्या आप ये चीज़ खरीदने में इंटरेस्टेड हो, लेकिन आपको ये तीसरा काम भी करना होगा। क्या मतलब सर, एग्जांपल समझ लेते हैं। अरसलान ऑफर्स टू सेल हिज फर्नीचर टू अमजद फॉर रुपीज 250,000 on the condition that the advance payment is made within 3 days of the offer. If the Amjad does not pay within 3 days, he cannot accept the offer. सर इस एग्जाम्पल में मिस्टर अरसलान ने मिस्टर अमजद को एक ऑफ़र दिए कि मुझसे 2.5 लाख का फर्नीचर ख़रीद लो, लेकिन 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 ये कंडीशनल है सर, कंडीशनल है। इसकी कंडीशन क्या है कि तुम्हें एडवांस पेमेंट करनी होगी 3 दिन के अंदर अंदर ऑफ़र के। अब ये जो कंडीशन है ये किसके पार्ट पर है? ये है मिस्टर अमजद के पार्ट पर कि अगर तो वो 3 दिन के अंदर वो कंडीशन पूरी कर देते हैं तो वो एक्सेप्ट करें ऑफर, और अगर वो नहीं कर सकते तो वो ऑफर लैप्स हो जाएगी। क्या ये कह सकते हैं कि मिस्टर अमजद 3 दिन के अंदर वो एडवांस पेमेंट ना करें एज पर ऑफर और वो एक्सेप्ट कर लें इस ऑफर को? बिल्कुल नहीं सर, जब तक वो कंडीशन पूरी नहीं होगी जब तक वो ऑफर एक्सेप्ट नहीं हो सकती। यानी कि क्रक्स हमारा ये है इसमें, अगर हम बात करें समरी ये है कि जब तक आपके ऑफर कम्युनिकेट या फिर आपके ऑफर कंप्लीट नहीं होगी या कोई वैलिड एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, जब तक कि उसकी कंडीशन उसके साथ जो अटैच हो वो पूरी ना हो जाए। सर इसकी एक और एग्जांपल समझते हैं, बिल्कुल बेसिक। सर कंडीशनल ऑफर एग्जाम्पल है सर, मिस्टर ए के पास सर दोबारा से एक वही एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। एक गाड़ी होती है और वो सोचते हैं क्यों ना इस गाड़ी को बेच दिया जाए। उनके एक फ्रेंड होते हैं मिस्टर बी, वो जाते हैं सर मिस्टर बी के पास, क्या आप मेरी गाड़ी 25 मिलियन में ख़रीदने में इंटरेस्टेड हो? सर ये गाड़ी 25 मिलियन की ख़रीदने के लिए वो एक कंडीशन रखते हैं, क्योंकि मिस्टर ए का एक गैराज भी होता है सर, वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं गाड़ी के असेंबलिंग की, गाड़ी के रिपेयर की, गाड़ी के मेंटेनेंस की। तो वो मिस्टर बी को कहते हैं क्या आप मेरी ये गाड़ी 25 मिलियन में ख़रीदने में इंटरेस्टेड हो, लेकिन आपके ऊपर एक और कंडीशन है कि आपको अगले 3 महीने तक जो आपकी गाड़ी की मैकेनिकल सर्विस होगी वो मेरे गैराज से ही आपको लेनी होगी। सर क्या इस ऑफर में सर कंडीशन अटैच है? बिल्कुल अटैच है। मिस्टर ए मिस्टर बी को अपनी गाड़ी बेच रहे हैं 25 मिलियन की, ये ऑफर दी है, लेकिन अगले 3 महीने की सर एक कंडीशन लगा दी कि आपको मैकेनिकल सर्विसेज मेरे गैरेज से ही लेनी होगी सर, किसी और गैरेज पे खड़ा हुआ ना देखूं आपको। तो क्या मिस्टर बी ये ऑफ़र एक्सेप्ट कर सकते हैं विदाउट दिस कंडीशन? बिल्कुल नहीं सर, जब तक ये कंडीशन आपकी पूरी नहीं होगी जब तक वो 25 मिलियन की गाड़ी खरीदने की ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं कर सकते। सर ये बेसिक सी एक बात थी जो कि हमने डिस्कस कर ली। सर नेक्स्ट एसेंशियल पर मूव करते हैं। सर नेगेटिव कंफर्मेशन। सर नेगेटिव कंफर्मेशन का क्या है? एन ऑफर कैन नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ द नेगेटिव कंफर्मेशन। आई एग्जाम्पल अगर लेकर चलें तो इफ इट इज नॉट एक्सेप्टेड विद इन अ स्पेसिफिक टाइम देन इट विल बी परस्यूम्ड टू हैव बीन एक्सेप्टेड। यानी कि आप अगर किसी को ऑफरी को ऑफर दे रहे हो कि आप ये चीज़ खरीद लें विथ इन द स्पेसिफिक टाइम पीरियड। फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी को अपने फ्रेंड को ऑफर दी, भाई मेरे पास एक सेल फोन है और आप क्या खरीदने में इंटरेस्टेड हो इसको 50,000 का, विथिन पीरियड ऑफ 5 डेज। अगर आपने खरीदना है तो भाई मुझे 5 दिन में बता दो। और अगर मेरा दोस्त मुझे 5 दिन में नहीं बताता है तो सर 6ठे दिन में लेकर अपना सेलफोन पहुंच जाता हूँ, भाई तुमने नहीं बताया इसका मतलब तुम इंटरेस्टेड हो और ये फ़ोन खरीदो। सर ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल ये गलत तरीका है। ऑफ़र अगर 5 दिन आपके लैप्स हो गए तो मतलब ऑफ़र भी ख़त्म, और वो नेगेटिव कंफर्मेशन में नहीं जा सकती कि अगर सामने वाले ने कोई रिप्लाई नहीं किया है हाँ या ना का, तो आप उसके ऊपर मुसल्लत कर दो कि नहीं आपने ये ऑफ़र करनी ही करनी है। सर एक आपकी एग्जांपल देख लेते हैं इसमें। Azam wrote to Babar to sell his book, adding that if he did not reply within 5 days, the offer would be considered accepted. There is no contract. आजम साहब ने बाबर को बोला कि अगर आप मेरी ये किताब या कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई भी बाइक या गाड़ी, अगर आप 5 दिन में नहीं खरीदते हो तो मैं ये सोचूंगा कि आपने एज्यूम करूंगा कि आपने ये चीज़ खरीद ली है या आपकी इंटेंशन है खरीदने की। सर ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। सर बेसिक सी बात थी ये। सर दूसरे एसेंशियल की तरफ हम मूव करते हैं, इनविटेशन टू एन ऑफर। सर ये बड़ा एक कह सकते हैं अच्छा कॉन्सेप्ट है, बड़ा मज़े का कॉन्सेप्ट है और ट्रिकी कॉन्सेप्ट है, इसमें आई कैप टेस्ट कर सकता है। सर इनविटेशन ऑफ एन ऑफर क्या होती है? पहले हम इसके टेक्स्ट रीड कर लेते हैं। एन ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम
an invitation of an offer. The intention in the invitation of an offer is to circulate the information of its readiness to do the transaction. Such intentions are not offers and do not tantamount to promise on acceptance. In other words, an invitation to an offer means an intention of a person to invite others with a view to enter into an agreement. सर क्या मतलब सर? मतलब ये है कि इन्विटेशन एंड ऑफर और ऑफर ये दोनों अलग अलग चीज़ें, सबसे पहले ध्यान में ये बिठा लें। ठीक है सर। इनविटेशन टू एन ऑफर क्या होती है सर? इनविटेशन टू एन ऑफर ये होती है जिसमें आप अगले बंदे को इनवाइट कर रहे होते हो ऑफर देने के लिए। कैसे सर? सर आप अक्सर किसी मार्ट में जाते होगे, किसी सुपर स्टोर में जाते होगे, वहाँ आप क्या देखते हो? डिस्प्ले लगा होता है चीज़ों का। सर क्या ये ऑफर है? नहीं सर, ये इनवाइट कर रहा होता है आपको कि आप ऑफर दो। ये आपको इनविटेशन टू दी ऑफर होता है। अब आपने वो चीज़ उठाई और आपने अपनी बास्केट में या उसमें डाल दी और वो जाकर आपने काउंटर पे दी। सर दिस इज ऑफर। इस केस में आप ऑफर दे रहे हो। मार्ट ने क्या करा? डिस्प्ले करा। डिस्प्ले इज द इनविटेशन टू एन ऑफर। लेकिन जब आप वो चीज़ खरीद रहे हो, वो चीज़ खरीदने की इंटेंशन शो कर रहे हो, ये आपकी ऑफर हो गई। उन्होंने आपका बिल बनाया, आपसे पेमेंट लिया, आपको पैक करके वो चीज़ दी। सर ये आपकी एक्सेप्टेंस हो गई उनकी तरफ से। सर मार्ट ने दोबारा से डिस्कस करते हैं। सर मार्ट ने डिस्प्ले की चीज़, सर इनविटेशन टू दी ऑफर। सर आपने वो चीज़ उठाई और अपनी बास्केट में डाली। सर दिस इज दी एक्सेप्टेंस, सॉरी ऑफर। सर जब आप लेकर गए उसको काउंटर पर, आपने टेल पर आपने बिल बनवाया, सर उसकी पेमेंट करी, आपने चीज़ पैक करवा के उन्होंने जब आपको चीज़ दी तो दिस इज दी एक्सेप्टेंस। उन्होंने आपके ऑफर एक्सेप्ट कर ली। यही सर आपकी एग्जाम्पल पे भी लिखा हुआ है। गुड्स वर डिस्प्लेड इन द डिपार्टमेंट एंड स्टोर फॉर द सेल एंड सेल्फ सर्विस सिस्टम वाज देयर. One customer selected an item here. The display of the goods is an invitation to the offer, and the selection by the customer is an offer to buy. वही बात जो हमने डिस्कस करी। सर इकबाल displays goods for an auction sale. It is not an offer. Offer will come from the buyer in the form of the bid. सर ऑक्शन, सर बोली जब लगती है सर, कभी आपने देखा होगा ऑक्शंस में जो एक चीज़ लाके आपके सामने रख दी जाती है, वो इनवाइट कर रही होती है आपको कि आप ऑफर लगाओ, आप ऑफर दो, आप बिड लगाओ। सर वो क्या होती है सर? वो इनविटेशन होता है। सर आप जो बिड करते हो वो ऑफर होती है। सर वो जिस बिड पे देते हैं वो एक्सेप्टेंस होती है। एक्सेप्टेंस तो आगे जाकर हम और अच्छी तरह से पढ़ेंगे, लेकिन ये बेसिकली उसका एक व्यू है।